मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। पांच पंच में मुतअद्दिद खबरें आज जाती हैं और खासतौर पर वो 5 खबरें जो आज दिन भर ट्रेंडिंग में थी और जो आज दिन की सबसे बड़ी 5 खबरें हैं जो हम आज आप तक डिटेल पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। 5 के पंच में सबसे पहले जो 5 खबरें आज हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर राज्यसभा के हवाले से, जहां पर 15 रियासतों के 56 लोकसभा हलकों में वोटिंग का ऐलान किया गया है, वोटिंग की तारीख का ऐलान किया गया है। वहीं पर क्या जम्मू कश्मीर के अंदर ये इंतखाबात होंगे? क्या जम्मू कश्मीर कहीं उन रियासतों या उन यूटीज की तरह तो नहीं होंगी जहां पर राज्यसभा के अंदर इस बार भी कोई नुमाइंदगी नहीं होगी? आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद वो आखिरी राज्यसभा मेंबर थे जो राज्यसभा से रिटायर हुए और उसके बाद जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के अंदर कोई नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन क्या यह नुमाइंदगी एक बार फिर से राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर की तरफ से नहीं हो जाएगी? एक सवाल है जो हम डिटेल आज उसका जवाब दिलाने की कोशिश करेंगे। यह पहली खबर रहेगी। लेकिन साथ ही साथ मिलिटेंसी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं पुलिस की वो काफी तेज है और इस हवाले से जो लोग मिलिटेंट्स को शेल्टरिंग कर रहे हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ या उन्हें शेल्टर देने की कोशिश कर रही हैं या उस पर मुलविस है ऐसी कार्रवाइयों के अंदर, तो उनके खिलाफ पुलिस ने शिकंजा काफी तेज किया है। और इस हवाले से बड़गाम के अंदर भी आज प्रॉपर्टी जब्त हुई है और यहां पर भी एक शख्स पर यह इल्जाम है कि उन्होंने मिलिटेंट्स को शेल्टर दिया और उसके बाद यूएपीए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें मिलिटेंट्स का बाराई वर्कर भी तस्वर किया गया, जिसके इल्जाम में आज उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। दूसरी खबर है, लेकिन गुलाम नबी आजाद का स्पीच काफी अहमियत का हामिल है। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत के अंदर यानी साल 2004 के बाद जम्मू कश्मीर के वजीर आला रहे हैं और उसके बाद गुलाम नबी आजाद का आज का बयान जो उन्होंने आज जम्मू के अंदर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए दिया। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज़रई जमीन के एतबार से और रेजिडेंशियल एतबार से सबसे कम है। उनका कहना है कि यहां 80% के आसपास जो जमीन है वो पहाड़ी जमीन है, वो पहाड़ है। तो इस हवाले से गुलाम नबी आजाद का मशवरा क्या है सरकार को, वो भी हम आज आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। नाज़रीन, 5 के पंच में एक अहम खबर रहेगी। बीपीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 180 के करीब पेट्रोल और डीजल पंप है, उनमें आने वाले वक्त में क्या पेट्रोल डीजल की किल्लत पाई जाएगी? क्योंकि इन पंपों को या इन स्टेशनों को सप्लाई करने वाले जो ऑयल टैंकर ऑनर्स हैं या ड्राइवर्स हैं वो एहतजाज पर है। जम्मू के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर भी अपने आप देख सकते हैं। उनकी डिमांड क्या है, उनका मकसद क्या है और ये एहतजाज कब तक खिंचेगा और इससे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह का असर पड़ेगा, आज 5 के पंच में उसको डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। 5 के पंच में 5वीं और आखिरी खबर जम्मू कश्मीर के मौसम से मुतल्लिक है और ये मौसम हम देख रहे हैं कि अबर आलूदी है, लेकिन कुछ एक इलाकों के अंदर बर्फबारी भी हुई है। लेकिन इस बर्फबारी से क्या जो रिक्वायरमेंट है या जो दुआएं थी क्या वो पूरी हो गई, या जो लोगों के मुतालबात हैं अल्लाह ताला से, जो लोगों की जरूरतें थी क्या वो पूरी हो जाएंगी? क्योंकि कुछ ही एक इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई, रास्ते बंद जरूर हुए हैं लेकिन शहरी आबादी वाले इलाकों के अंदर बर्फबारी नहीं हुई है। इससे क्या कुछ होगा और जो किसान हैं उनके लिए एडवाइजरीज क्या है वो भी 5 के पंच में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जो आज 5 के पंच में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले राज्यसभा से मुतालिक खबर, यानी मुल्क की 15 रियासतों के अंदर अब राज्यसभा के जो नए कैंडिडेट्स हैं या नई सीटें जो हैं उनके लिए इंतखाबात होंगे। राज्यसभा जहां जम्मू कश्मीर भी कई एक बार हमने देखा कि यहां से भी बड़े बड़े नुमाइंदे यहां से चले गए और राज्यसभा के अंदर उन्होंने जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी की और इस तरह से मुल्क की 15 रियासतों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद उन्होंने एक शेड्यूल भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब 27 फरवरी से
ये इंतखाबात इन राज्यसभा के 15 रियासतों के अंदर होंगे और यहां से लगभग 56 के करीब जो लोकसभा राज्यसभा के हलके हैं उनके लिए ये वोटिंग होगी। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के एंगल से इस चीज को देखते हैं तो क्या जम्मू कश्मीर की इस बार राज्यसभा के अंदर नुमाइंदगी हो सकती है? अगर नहीं हो जाएगी तो उसके लिए वजूहात क्या है? क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर जब नजर दौड़ाते हैं तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, चंडीगढ़, ऐसे कुछ यूटीज हैं जहां लेजिस्लेशन नहीं है, जहां कानून साजिया नहीं है। तो इस वजह से यहां कभी भी राज्यसभा के अंदर कोई नुमाइंदगी नहीं होती थी। लेकिन दिल्ली और जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जहां लेजिस्लेचर भी है और यूटी भी है। तो इस तरह से इन इलाकों के अंदर गुंजाइश थी कि वो राज्यसभा के अंदर राज्यसभा मेंबर बेचकर अपनी नुमाइंदगी करे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर से क्यों नहीं हो जाएगी? फैसल रियाज से जानने की कोशिश करेंगे। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के इंतखाबात तो होने वाले हैं लेकिन राज्यसभा के लिए नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है, क्या वजूहत है कि यही कि यहां जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली नहीं है? साल 2014 में आखिरी बार यहां इंतखाबात हुए और जो यहां से नुमाइंदे राज्यसभा के लिए चुने गए थे उनका टेन्योर खत्म हुआ। अभी क्या इम्कान है कि साल 2024 के दौरान यहां पर भी इस तरह के इंतखाबात किए जाए? देखिए हिलाल, जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो पहले यहाँ के 4 मेंबर्स थे जो कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से नामजद किए गए थे, इलेक्ट किए गए थे, जिनमें शमशेर सिंह मनहास बीजेपी के थे, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद थे, उसके साथ साथ पीडीपी के 2 मेंबर राज्यसभा थे जिसमें फयाज अहमद मीर और नजीर अहमद लावे थे, जो कि मुख्तलिफ टाइम पे वो वहां से रिटायर हो गए। और जो आखिरी राज्यसभा मेंबर रिटायर हुए थे वो गुलाम नबी आजाद थे, जिनका रिटायरमेंट राज्यसभा से 15 फरवरी 2021 को हुआ था। लेकिन तब से लेकर अब तक ये जो सीटें हैं वो खाली है। अब इलेक्शन जो है अनाउंसमेंट आज की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 15 स्टेटों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए टाइम जो है दिया गया है 27 फरवरी। लेकिन वही जम्मू कश्मीर अब इससे स्किप हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त यूटी है लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर था, इलेक्शन यहाँ पे होते थे और अभी भी लेजिस्लेचर, लेकिन जब तक ना असेंबली इलेक्शन यहाँ पे होंगे तब तक राज्यसभा मेंबर इलेक्ट करना अब मुमकिन नहीं है क्योंकि असेंबली पहले ही 2018 में ही डिसॉल्व की गई थी और अभी असेंबली इलेक्शन के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया है, कोई अनाउंसमेंट नहीं दी गई। और जिस तरीके से चंडीगढ़ है, नागर एंड दादरा हवेली है, दमन एंड दीव है या लक्षद्वीप जैसी यूटी जो उन्हीं की तरह से अब जो जम्मू कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में वो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे असेंबली अभी बहाल नहीं है, असेंबली पहले ही डिसॉल्व की गई थी। तो अब जब तक ना यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होंगे तब तक राज्यसभा मेंबर चुनना इम्पॉसिबल है क्योंकि राज्यसभा मेंबर चुनने के लिए असेंबली का होना जरूरी है क्योंकि वही एमएलए है जो जिनको पहले लोग चुनते और वही एमएलए पे राज्यसभा मेंबर चुनते। लेकिन फिलहाल के लिए कोई इम्कान नहीं, हालांकि अगर लोकसभा इलेक्शन कुछ महीनों के बाद होने वाले हैं लेकिन असेंबली इलेक्शन का कोई इम्कान अभी तो सरकार के पास है, ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल असेंबली इलेक्शन के लिए दिया जा रहा है। तो इसमें हम कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी जम्मू कश्मीर के लोगों की राज्यसभा में वो अब कुछ टाइम के लिए नहीं होगी जब तक न असेंबली इलेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जानकारी देने के लिए। इन्हें जब तक न जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होंगे तब तक ये राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं हो सकती है क्योंकि राज्यसभा मेंबरान को जो लेजिस्लेचर है, जो असेंबली के नुमाइंदे होते हैं या काउंसिल के नुमाइंदे होते हैं वही चुन लेते हैं और उसके बाद वो राज्यसभा के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन साल 2018 के अंदर यहां आखिरी बार असेंबली को तहलील किया गया था और उसके बाद कोई असेंबली इंतखाब नहीं हुआ। हालांकि जम्मू कश्मीर के लिए जो कानून और आईन के अंदर सेट प्रोटोकॉल के तहत लेजिस्लेचर है यानी यूटी विद लेजिस्लेशन, लेकिन यहां अभी भी असेंबली के लिए इंतखाबात नहीं हो रहे। लेकिन साल 2024 के अंदर क्या यह ख्वाब जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह फैसला है कि सरकार को चाहिए कि वो 31 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराए। लेकिन उसके साथ ही क्या राज्यसभा का यह ख्वाब भी पूरा हो जाएगा? अभी भी यह सवाल बना हुआ है। मिलिटेंसी के खिलाफ पुलिस की जंग और कार्रवाई लगातार जारी है और आज बारी थी बडगाम की, क्योंकि बडगाम के अंदर आज मोहम्मद रमजान मीर नामी एक शख्स के घर को पुलिस की जानिब से अटैच किया गया है।
मज़कूरा शख्स पर इल्जाम क्या है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस ने अब ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी शुरू कर दी है जो मिलिटेंट्स को शेल्टर करते हैं, जो मिलिटेंट्स को छत देते हैं, और इस हवाले से यूएपीए के तहत कार्रवाई होती है, केस हो जाता है और फिर तहकीकात हो जाती है, जिसकी बुनियाद पर उसके इल्जाम में फिर ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाइयां की जाती है। बडगाम से मोहम्मद अशरफ डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जुड़ने की और राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशरफ, बडगाम के किस इलाके के अंदर आज ये पुलिस की कार्रवाई हुई है और इल्जाम क्या यहाँ पर भी यही है कि मिलिटेंट्स को शेल्टर देना या मिलिटेंट्स को मदद करना, मावनत करना, जिसकी राव से अब पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई? देखिए हिलाल, जहाँ तक हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, इससे पहले भी हमने देखा कई डिस्ट्रिक्टों में इस तरह की जो है कार्रवाई जो है अमल में लाई गई थी। आज जब हम बडगाम पुलिस की बात करें तो उन्होंने जो है बडगाम पुलिस ने दहशतगर्दों को जानबूझकर पनाह देना और पनाह देने के लिए जायदाद को जब्त किया है। तो ये इल्ज़ाम है रडबुक, जो कि थाना मागाम के अंदर आता है और बीरवा इलाका ये पड़ता है। रडबुक इस इलाके का नाम है, जो कि मोहम्मद रमजान मीर जिसका नाम है, जो कि इस वक्त जेल में बंद है, जो कि एक OGW, जब वो OGW थे तो तब उसको जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है, तब से लेकर वो आज तक जो है जेल में ही बंद है। वहीं पर आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी जो जायदाद है उसको जब्त किया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ये जायदाद है इसने जो है उसी दौरान एक तो कमाई थी, और दूसरा ये कि मिलिटेंटों को जो है पनाह देने के लिए ये इस्तेमाल की जा रही थी। तो तभी जो है जो बडगाम पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई, उसकी जो जायदाद है उसको फिलहाल जो है जब्त कर दिया गया है। ये बडगाम पुलिस की तरफ से आज की कार्रवाई मागाम पुलिस स्टेशन और SDPO जो है वो मागाम में है, उन्होंने आज जो है वहां पर जाके रडबुक का इलाका है जिसको वहां पर प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है, और इल्जाम यही है कि ये जो जायदाद रडबुक का इलाका है बडगाम मागाम के अंदर। अशरफ हमें डिटेल दे रहे थे। डार अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में जुड़ने के लिए और हमें इन मालूमात से बाखबर करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी मिलिटेंट्स को शेल्टर देने के लिए जो इस मकान मालिक ने, मोहम्मद रमजान जिसका नाम बताया है, कि उन्होंने मिलिटेंट्स को शेल्टर दिया है, जिसके वजह से अब पुलिस ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई अंजाम दी है। अगली खबर में बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद की, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद आज जम्मू के अंदर थे और गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जम्मू और कश्मीर पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा इलाका है जहां जमीन बहुत कम है। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि यहाँ न सिर्फ खेतीबाड़ी के लिए ज़रूरी ज़मीन कम है, बल्कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यहाँ ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद इन बातों का इजहार इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है, यहाँ रेजिडेंस हो, यहाँ बसाने की बात हो, यहाँ लोगों रखने की बात हो, तो उसमें सरकार को सोचना चाहिए कि जिस इलाके के अंदर ज़मीन की कमी हो, न सिर्फ रेजिडेंस के लिए बल्कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी, तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों को न धकेल दिया जाए। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू के अंदर थे और उन्होंने कहा कि 1947 के अंदर जो सेंसस हुआ है, जो पैमाइश उस वक्त हुई थी, तो उस वक्त 32 लाख आबादी जम्मू कश्मीर की इस सरजमीन पर थी, लेकिन आज यही आबादी 5 गुना बढ़ गई है और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनें कम पड़ रही हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुलाम नबी आजाद ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ, हमारी 32 लाख आबादी, लेकिन आज 6 गुना आबादी बढ़ गई, 1.5 करोड़ आबादी बढ़ी और हमारी जमीन खेती की बहुत कम है। हमारे ज्यादातर अगर देखेंगे तो 80% हमारे पहाड़ और बाकी जंगलात, लोगों के घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, लोगों के खेती करने के लिए जमीन नहीं है। अगर पूरा हिंदुस्तान देखें तो हिंदुस्तान में सबसे कम जमीन वाली जो एग्रीकल्चर के लिए है, खेती के लिए सबसे कम जमीन हमारी जम्मू कश्मीर में है।
तो ये घर कहां बनाएंगे, ये खेती कहां करेंगे? तो जो सरकारी जमीन है, चाहे वो रेवेन्यू की जमीन है, चाहे वो खालसा सरकार है, चाहे वो चरागाहें हैं, जिनमें आप चरागाह माल मवेशी पहले जमाने में 70 साल शहरों में भी मवेशी होते थे, लेकिन आप बेचारे यहाँ घर के लिए जमीन नहीं है, उन्हें पहाड़ों पर अपने मवेशियों को लेके जाना पड़ता है। लिहाजा आज 70 साल 75 साल के बाद 70% जो आबादी बढ़ी है, उसको सरकारी जमीन पे ही घर बनाना उसकी मजबूरी है, दुकान बनाना उसकी मजबूरी है, फसल उगाना उसकी मजबूरी है, वरना कहां रहेंगे? हम उनको निकाल तो नहीं सकते। आजाद साहब आगे बढ़ो। ऐसे 5 के पंच में अगली खबर हम पेट्रोल पंप्स की करते हैं, लेकिन ये सभी पेट्रोल पंप्स की नहीं बल्कि उस मखसूस पेट्रोल कंपनी का करते हैं जिसे भारत पेट्रोलियम कहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत पेट्रोलियम के 180 जो पेट्रोल पंप्स हैं और इसमें ज्यादातर जो है जम्मू के अंदर है, लेकिन जम्मू के अंदर ही आज ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन या ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन या ड्राइवर्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया और इस एहतजाज में ऑयल टैंकर मालिकान का कहना था कि मज़कूरा कंपनी के साथ जो उनका एक एग्रीमेंट हुआ था या जो टेंडर निकला है उसमें उन्होंने आईओसी और उसके साथ साथ एचपीसी के मुकाबले में रेट्स कम कर दिए हैं और इन लोगों का कहना है कि इस वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह से उन्होंने कहा कि जब तक ना उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखें। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू के अंदर ऐसे ही ऑयल टैंकर्स जो ड्राइवर्स और ऑनर्स है उनकी एसोसिएशन के हैं और पिछले 2 दिन से 27 तारीख से ये एहतजाज पर है, जिसकी वजह से जम्मू के पेट्रोल पंप्स में भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप्स है वहां पर तेल की कमी पाई जा रही है। यानी कहा जा रहा है कि कुछ एक दिनों के अंदर ये पेट्रोल पंप खुश हो जाएंगे अगर इनके मामलात और मसाइल बहाल ना हुए। तो इस तरह से कश्मीर के अंदर भी अगरचे पेट्रोल पंप्स भारत पेट्रोलियम के कई सारे हैं, लेकिन वहां पर भी अभी तेल की कमी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये एहतजाज जारी रहा और फिर तेल की सप्लाई लाइन जो कट गई तो फिर भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर फिर तेल दस्तयाब नहीं हो सकता है। लेकिन जितने एचपीसी और आईओसी की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जितने भी ऑयल पंप्स है वहां पर तेल की सप्लाई लगातार जारी है। तो इस तरह से अभी जम्मू और कश्मीर के अंदर किसी तरह की कोई क्राइसिस नहीं है। अलबत्ता जो भारत पेट्रोलियम के पंप्स है चाहे पेट्रोल और डीजल के हैं वहां पर धीरे धीरे ये कमी पाई जा रही है, लेकिन अभी भी मुकम्मल शॉर्टेज नहीं है। आज जो ये ऑनर्स और ड्राइवर्स एहतजाज कर रहे थे वो क्या कुछ कहते हैं, उनका मुतालबा क्या है, मसाइल क्या है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं आपको ये क्लियर करके लोगों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमने आईओसी और एचपीसी दोनों खुले हैं। सिर्फ हमारा जो मुद्दा है आज बीपीसी के साथ है। हम यहाँ पे 27 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं। ऑलरेडी बीपीसी का आज श्रीनगर का मैं बता दूं 24,000 रुपये पे चल रहे हैं। आईओसी 32,000 दे रही है, एचपीसी 32,000 दे रही है, लेकिन ये जो लोग हैं 24,000 रुपये कहते हैं आके काम करो। हम इस पे काम नहीं कर सकते। 6 साल बाद टेंडर कर रहे हैं। मैं लेकर रेट जो ले रहा था इन्होंने सिर्फ 150 रुपये बढ़ाया, 150 रुपये लेके बढ़ाए 6 साल के बाद। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। मैंने ये बात जब डीसी साहब के पास रखी थी उन्होंने मेरे को कहा इनको टाइम दे दो। मैंने उनको तब टाइम दिया था 5 दिन का। 5 दिन बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। ये 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको दोबारा इनको बैठ के फिर बात हुई, इन्होंने टेंडर स्क्रैप कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी हम टेंडर ठीक करके लाएंगे फिर आपका करेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद जो टेंडर में क्लासेस थी वो वैसी की वैसी रही और इन्होंने
हमारे जो टेंडर में रेट था वहीं का वहीं रख दिया। 2 दिन से इनसे बात चल रही है। ये मेरे को 2 बार मैं इनको टाइम दे चुका हूं। नाज़रीन, बात मौसम की भी करते हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानब से जो पेशन गोई की गई थी उसी के ऐन मुताबिक अभी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। यानी जो पहाड़ी इलाके हैं, शदीद पहाड़ी इलाके, वहाँ पर बर्फबारी हुई है, लेकिन शहरी इलाकों के अंदर जो बारिश हुई है वो बिल्कुल हल्की हुई है। कुछ एक मनाजिर ये गुलमर्ग के आपको दिखाते हैं जहाँ पर बर्फबारी हो रही थी, लेकिन जो डीप पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर 1 से 1.5 फुट या 2 फुट के दरमियान भी बर्फ़ हुई है, लेकिन जितने नज़दीक शहरी इलाके हुए तो उतना ही बर्फ़ कम हुआ है। कुछ एक इलाके चाहे दूधपत्री हो, गुलमर्ग हो, सिंथन टॉप हो, कुफवारा के दूर दराज मत्सिर के इलाके हों, या उसके अलावा भी दीगर कुछ पहाड़ी इलाके हों शोपियां से, तो वहाँ पर बर्फबारी ज़रूर हुई है, लेकिन शहरी इलाकों के अंदर ये बर्फबारी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। लेकिन शहरों के अंदर या मैदानी इलाकों के अंदर किसी हद तक बारिशें हुई हैं, अगरचे ज़्यादा बारिशें भी नहीं हुई हैं, लेकिन अभी भी इम्कान जताया जा रहा है कि शहरी इलाकों के अंदर या मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। आज शहरी श्रीनगर के अंदर कभी धूप और कभी बारिशें थी, इस तरह के मनाजिर जो है वो देखने को मिले, लेकिन जिन इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई वहां के लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। बर्फबारी हुई और लोगों ने रात की सांस ली। यहाँ पर पानी का भी काफ़ी किल्लत था और बहुत सारे मसाइल थे पानी के हवाले से। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ और कश्मीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 3 माह के बाद यहाँ पर बर्फबारी हुई। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई, हम काफ़ी खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार अल्लाह ताला ने हमारी दुआ आज सुन ही ली, जिसको बहुत महीनों से, लगभग 3 महीनों से जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, आखिरकार अल्लाह ताला ने आज रहमत की बारिश और रहमत की बर्फबारी जो है यहाँ शुरू की। इसके लिए हम उन अल्लाह ताला का कौन सी ज़बान लाए, और बेशुमार उनके एहसानात हमारे ऊपर है, और ये भी एक एहसान था कि अल्लाह ताला ने नाज़रीन, ये थे 5 के 5 की 5 बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का 5 का 5 यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।